वांटेड थे तो इनको अरेस्ट किया गया। इनको घर से उठाया गया और वो भी शाम में छोड़ दिया गया। वांटेड थे तो इनको अरेस्ट किया गया। इनको घर से उठाया गया और वो भी शाम में छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड मैन छोटा शकील की। आप सब ने नाम बहुत अच्छी तरह सुना हुआ है। एक ज़माने में वो पूरी डी कंपनी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी हुआ करता था। डी कंपनी की तरफ से मीडिया के साथ जो बात करनी होती थी वो छोटा शकील करता था। उसकी आवाज़ बहुत से लोग अच्छी तरह पहचानते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ, मैंने कभी किसी भी इस किस्म के शख्स की इंटरव्यू नहीं की, क्योंकि वो दौर था मारा मारी का, खून खराबे का। सब गैंग एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। मुंबई के सड़कों पे खून की होली खेली जाती थी। मैं कभी नहीं चाहता था कि इस किस्म की वारदातों को बढ़ा चढ़ा कर लोगों तक पेश किया जाए। बातचीत तो होती थी सबसे, लेकिन अपनी खबर लेने के लिए या खबर की पुष्टि के लिए। इसके अलावा और कोई मकसद ना कभी था, ना अभी है, ना आगे वाले समय में कभी होगा। आखिरी बार आपने छोटा शकील को 2014 या 15 में सुना होगा, जब उसने एक बड़े टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू किया था। बहुत कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद छोटा शकील की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। लेकिन आज 7-8 साल के बाद उस शख्स की आवाज़ आपको एक बार फिर सुनाएंगे। ये सब कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, ये थोड़ी सी कहानी लंबी है, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग ये किंतु परंतु करेंगे, जो उसकी आवाज़ नहीं है उसको क्या ज़रूरत थी, आपके पास कैसे पहुंची। लेकिन मैंने इस आवाज़ की अपने सोर्स से पुष्टि कर ली है। लेकिन फिर भी पूरे यकीन के साथ कभी भी कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि आवाज़ कहाँ से आई है। काफ़ी मीडिया से घूम फिर के आई है, रिकॉर्डिंग कहीं हुई होगी, फिर व्हाट्सएप पे वो रिकॉर्डेड मैसेज आता है। लेकिन इसके कुछ कारण है जो मुझे लगता है कि आवाज़ उसी की है, मानना पड़ेगा। छोटा शकील के साथ 93 के पहले बहुत बार बात होती थी, जब अंडरवर्ल्ड की आपस में लड़ाई होती थी। फ़ोन पे बहुत बार बात होती रही। जब मैंने बॉम्बे आई अपना अखबार शुरू किया, तब मुंबई ब्लास्ट की ट्रायल शुरू हो चुकी थी। बहुत बार बहुत से लोगों के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए होता था, जो पुलिस नहीं देती थी। तो छोटा शकील से बहुत बार उन दिनों में बात हुई। उसके बाद बहुत लंबा गैप पड़ा। 95 में वो मैंने एक एपिसोड बनाया था मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन, जिसका बहुत बुरी तरह मर्डर किया था अबू सालेम ने 94 में। उसके बाद 95 में उसके भाई को धमकी दी गई कि अगर तुमने 31 दिसंबर तक कितने करोड़ नहीं दिया, कुछ अमाउंट फिक्स था, तो तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास भेज दिया जाएगा। उस भाई का नाम था सुनील जैन। तो किस्सा मैंने आपको सुनाया था। कल 25 तारीख है, क्रिसमस का दिन। इन्हीं दिनों में 25 या 26 तारीख को सुनील जैन मेरे एक दोस्त के साथ और एक वकील के साथ मेरे बॉम्बे आई अखबार के दफ्तर में आया। कहने लगा कि मेरी जान खतरे में है। मैं पुलिस के पास गया, लेकिन कोई मेरी शिकायत लिखने को तैयार नहीं। घर में बहुत मातम का माहौल है। एक भाई मेरा जा चुका है, दूसरा भाई मैं अकेला हूँ। अगर मुझे भी मार दिया तो हमारा घर तबाह हो जाएगा। तो दोस्त और वकील के कहने पे मैंने छोटा शकील को फ़ोन लगाया, और मेरे ऑफिस से मेरे पास एक फैक्स मशीन हुआ करती थी, जिस पे वॉइस सुनाई दे जाती थी। आप हैंड फ्री जिसको कहते हैं, वो बटन लगा के मैंने
छोटा शकील से दुबई में बात की। उसको कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते ये आदमी एक फरियाद लेके मेरे पास आया है, मुझे लगता है कि इसके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इसके भाई के साथ दुश्मनी थी, उसका आपने मार दिया, जो करना था कर लिया, लेकिन इस आदमी को मेरे हिसाब से नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि इसका आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। मैं अबू सलीम को जानता नहीं तो मैं उससे बात कर लेता, आपका आदमी है इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो छोटा शकील ने मेरी बात सुनी, और वो बात जो 3 आदमी मेरे साथ बैठे थे उन्होंने भी सुनी। छोटा शकील ने सुनील जैन को दुबई बुलाया, कहा कि उसको वाइट हाउस भेज दो, हम उसकी कोई चिंता मत करो, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। वो एपिसोड मैंने बनाया था, बहुत पसंद किया था आप सब लोगों ने। तो उसके बाद क्या हुआ, वो गया दुबई, उसके बाद बातचीत तो हो गई, लेकिन सुनील जैन आज तक जिंदा है, उसकी जान बख्शी गई। उसके बाद एक छोटा सा किस्सा आपको और सुनाता हूँ। ये बात शायद 98-99 की होगी। तब नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे। मुंबई में एक पार्थो घोष करके बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे हिंदी फिल्मों के, आज भी होंगे, शायद मेरा कोई टच नहीं है उनके साथ। उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जहाँ पे उन्होंने कुछ फिल्मी पत्रकारों को बुलाया था जो फिल्म्स कवर करते हैं। तो मेरे एक मित्र जा रहे थे, मुझे ज़बरदस्ती साथ में ले गए। अब कोइंसिडेंस देखिए, मैं कुछ थोड़ा सा लकी रहा हूँ, सही समय पे सही जगह पे पहुँच जाता रहा हूँ। तो जब वो शूटिंग चल रही थी तो हुआ ऐसे था कि पार्थो घोष ने एक नया नया फ़ोन, एरिक्सन का बहुत बड़ा सेट हुआ करता था, हैवी सेट होता था, वायरलेस सेट जैसा, और 16 रुपये मेरे हिसाब से 1 मिनट का तभी मोबाइल फ़ोन का लगता था। उसी किस्म का सेट मेरे पास भी था उन दिनों में, वो भी एरिक्सन का सेट था। तो मैंने तो उससे पहले ले लिया था काफ़ी। तो पार्थो घोष ने वो जो फ़ोन खरीदा था मोबाइल फ़ोन, वो अपना एक असिस्टेंट को भी लेके दिया था उसी किस्म का फ़ोन। मुझे याद है उस असिस्टेंट का नाम था राजू। वो डायरेक्शन में उनका असिस्टेंट था और काफ़ी क्लोज था उनके, सब काम वाम वही देखता था, और हमें सब लोगों को राजू ने ही बुलाया था सेट पे। तो जब शूटिंग चल रही थी उसमें बीच में अचानक एक ब्रेक जो आई, एक सीन और दूसरे सीन के बीच में, तो चाय वाय पी रहे थे हम सब लोग बैठे 18-20 लोग। तो अचानक पार्थो घोष को फ़ोन आता, और फ़ोन पे क्या बात हुई हमें मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद पार्थो घोष को पसीने आने शुरू हो गए। बहुत घबरा गया वो, सब लोग एक एक करके साइड में कर दिए। तो थोड़ा दूर जाके पार्थो घोष राजू को लेके बैठ गए। तो मैं और मेरा मित्र, हम 2 लोग जो थे, हम उनके पास चले गए कि दादा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो। तो दादा ने जो सेंटेंस बोला वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो बोलते हैं, दादा बोले एक आदमी का फ़ोन आया है, उसने पूछा कि आप आजकल फिल्म डायरेक्ट करने के कितने पैसे लेते हो। तो दादा उन दिनों में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया एक फिल्म डायरेक्शन का लेते थे। तो उन्होंने उसको 2 करोड़ बोल दिया। बोलते मैंने उसको बता दिया कि 2 करोड़ लेता हूँ, तो आप बताइए आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हो आप। तो बोलते उस शख्स ने बोला कि मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ, आप 1 करोड़ रुपया हमारे पास भेज दीजिए, नहीं तो आपका क्या होगा आप अंदाज़ा लगा लो। तो ये बड़ी खतरे की बात हो गई, बड़े परेशान हो गए। तो राजू ने बोला कि दादा आप इतना घबराइए मत, आप ये सिम कार्ड जो आपके फ़ोन का है वो निकाल के रख दीजिए, ना फ़ोन बजेगा ना दोबारा आएगा, देख लेंगे। तो दादा ने फ़ोन सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया। फेंकना क्या, जेब में डाल लिया कागज़ में लपेट के। 5 मिनट के बाद राजू के फ़ोन पे दोबारा फ़ोन आता है, मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ, तुम इस तरीके से उसका फ़ोन बंद करवा के सिम कार्ड निकाल के बच नहीं सकते, नंबर बेटा तुम्हारा भी हमारे पास है। उसको बेटा बोला राजू को। तो ये हमारे साथ कोई चालाकी मत करना, अब ये 1 करोड़ तो तुम्हें देना पड़ेगा, अब नहीं छोड़ेंगे। तो आप देखिए कि अंडरवर्ल्ड की पहुंच कहाँ तक होती है। छोटा शकील ने कोई गाली गलोच नहीं किया, बेटा बोल के प्यार से बोल दिया कि 1 करोड़ भेज दो।
नहीं तो क्या होगा देख लेना। खैर वो लंबी कहानी है। उसके बाद दादा ने कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बीच में डाला, कर करा के मालूम पड़ा कि बाद में कोई 25 लाख रुपया दे के पार्थो घोष की जान बची। तो ये किस्से मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि छोटा शकील का क्या होड़ था उस ज़माने में मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में और दूसरे अंडरवर्ल्ड के क्षेत्र में। खैर अब आज जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ छोटा शकील की, उसका किस्सा कुछ इस तरह है, छोटा सा बता देता हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, छोटा शकील के कुछ रिश्तेदारों को पकड़ा था मीरा रोड से और मुंबई से। उनके एक बहनोई को और एक सारू भाई को, इस किस्म की रिश्तेदारियाँ हैं। साथ में कुछ दाऊद के करीबी लोग भी पकड़े। वो सब के सब लोग अभी तक जेल में हैं। यह हमारी जो नेशनल एजेंसी है NIA, उसने अब अंडरवर्ल्ड को टारगेट किया है। ख़ास तौर पे दाऊद इब्राहिम गैंग को निशाना बनाया है। उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है कहीं से, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कुछ अजीब सा आइडेंटिटी थी उसकी, मैंने देखी नहीं, ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि आपने जो बात कही है, टारगेट किया जा रहा है हमें, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। और एक लंबा चौड़ा एक व्हाट्सएप पे मैसेज दिया कि ये हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है। वो मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वो लेटरिंग अंग्रेज़ी की है लेकिन वार्तालाप हिंदी में है। तो जब जिस नंबर से वो आया था मैंने वापस मैसेज किया कि आप जो इतनी ये बातें लिख के मुझे भेजी हैं, आप हो कौन, अपनी आइडेंटिटी बताइए। तो वो जो शख्स था जिसने वो मैसेज भेजा था, उसने कहा ये मैसेज छोटा शकील का है। और मैंने कहा भैया अगर छोटा शकील नोज मी, मुझे जानता है अच्छी तरह, अगर वो बात करनी थी तो मेरे साथ कर लेते। लेकिन मैं बाद में दिमाग में आया कि आजकल वो फ़ोन पे किसी से बात नहीं करते, क्योंकि आजकल टेक्निकल सर्वेलेंस बहुत हो गई है। हमारी एजेंसी टेलीफोन पे बहुत निगाह रख रही हैं सैटेलाइट के थ्रू इधर उधर, तो उनकी लोकेशन पता होने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए शायद वो मैसेज लिख के भेजा। मैंने उनको वापस मैसेज किया कि ये लिखा हुआ मैसेज अगर मैं पढ़ूँगा तो मेरे श्रोतागण को ये बात समझ नहीं आएगी। बेहतर होगा अगर छोटा शकील अपनी आवाज़ में इस मैसेज को रिकॉर्ड करके भेज दे, तो मैं वो चलाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत दिन निकल गए, 8-10 दिन, वापस कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने एक छोटा सा मैसेज उस शख्स को जिसका फ़ोन से ये मुझे मैसेज आए थे, व्हाट्सएप मैसेज, उसको बोला मैंने कि जस्ट अ रिमाइंडर। तो ऐसा लिख के मैंने फिर भेज दिया। तो दोस्तों कल वो मैसेज मुझे रिकॉर्डेड मैसेज मिला, जिसको मैंने अपने जो मेरे पुलिस के सोर्सेज हैं, कुछ सीनियर पत्रकार हैं जिन्होंने छोटा शकील की कई बार पुराने ज़माने में इंटरव्यूज़ की हुई थी। मैंने भी बहुत बार बात की थी, 50 बार बात हुई होगी। और मुझे तो कोई शक नहीं था। 6 लोगों को मैंने वो मैसेज का एक टुकड़ा भेजा, जिनमें से 5 लोगों ने कहा कि यस ये छोटा शकील की आवाज़ है। एक शख्स ने कहा कि आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे लगता नहीं या हो भी सकता है। इस किस्म का गोलमोल जवाब आया। तो दोस्तों आपके ऊपर छोड़ता हूँ, या हमारी एजेंसी का काम है देखने का किसकी आवाज़ है किसकी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास आया एज अ जर्नलिस्टिक एफर्ट वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुनिए छोटा शकील ने क्या कहा। जी, मैंने आपका सवाल सुना। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। और आपको सब पता है इस वक्त क्या चल रहा है कि वन साइड सब जगह पे रेड की जा रही है, सबको अरेस्ट किया जा रहा है और गलत गलत केस बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिशियन पे भी, डी कंपनी पे, उनकी फैमिलीज़ पर। तो ये सबको पता है, ये जो केस बना रहे हैं उनको भी पता है कि हम केस गलत बना रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, इसका एंड तो है। आज नहीं तो कल इनको भी भुगतना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को लेकर। और मैं समझता हूँ कि अभी इन्होंने जो अरेस्ट किया है
तो कोर्ट का रास्ता या कोर्ट का रास्ता हम देखेंगे कि वहाँ से क्या मिलता है, इन लोगों को इंसाफ मिलता या नहीं मिलता। वैसे कोर्ट ने भी बड़ा आईडी को, एनआईए को और एजेंसीज हैं और भी सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको लताड़ा है कि आप लोग फेक केस बना रहे हो, ना बनाए। और छोड़ा भी है लोगों को, जैसे संजय रावत को छोड़ दिया है और भी लोगों को छोड़ा है। कोर्ट तो डांट तो रही है लेकिन इसके ऊपर रोक नहीं लगा रही है कि भाई आप बेगुनाहों को क्यों। अभी रिसेंट जो डी कंपनी पर और फैमिलीज पर जो केस बने हुए हैं, आप इस पे एक मेन पॉइंट ये देखें कि ये सब घर में थे, कोई वांटेड लोग नहीं है कि कोई क्राइम करके ये वांटेड थे तो इनको अरेस्ट किया गया। 4-5 मरतबा इस तरह से इन लोगों को पकड़ा गया, बुलाया गया, छोड़ा गया, उसके बाद केस बनाया इनके ऊपर। तो ये कौन सा तरीका है? ये तो समझ के बाहर बात है। केस किस पे बनता है? जो वांटेड हो, जिनको ढूंढा जाता है। ये तो घर पे थे, सब अपना काम धंधा कर रहे थे। और फेक केस बनाना तो आपके हाथ में, आप कोई भी केस डाल सकते हो किसी के ऊपर भी। तो आज के दौर में तो यही चल रहा है, जो गुनहगार है वो साहूकार बने हुए बैठे में। तो ये तो सबको फेस करने वाली कहानी है। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, देखते हैं, वेट एंड वॉच। कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पॉलिटिशियन पे दबाव डालने के लिए, उनके ऊपर मजबूत केस बनाने के लिए ये डी कंपनी और डी कंपनी के फैमिलियों को पकड़ा जा रहा है, उनसे स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, फेक स्टेटमेंट है, और उनको मिलाया जा रहा है कि ये बिजनेस करते हैं साथ में और ये वो दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं। तो पॉलिटिशियन भी फंस रहे हैं उसके अंदर और फैमिलीज भी फंस रही है। तो ये सोचने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है। कब तक फेक आप लोग केसेस बनाओगे? ये तो मेरा जहाँ तक है कोर्ट को देखना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार फिर आपसे ये गुजारिश होगी कि इस किस्म की आवाज़ों की कभी भी तस्दीक नहीं की जा सकती जब तक कि इसका टेक्निकली एनालिसिस ना हो जाए। वो एजेंसीज का काम होता है, जैसे मैंने पहले कहा, जो एक इंसान ने अपना पक्ष रखने के लिए हमें भेजी और हम आपके साथ उसको शेयर कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।